आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको ये पार्ट सीरीज नंबर 2 है। सीरीज 2 का ये भाग है जिसमें हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके थे और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज 20वें नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 20वें नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। निकाय की ऊर्जा क्या होगा? ठीक है, तो निकाय की ऊर्जा का जो मान होता है समबाहु त्रिभुज पर 27 जूल का एनर्जी आ जाता है। ठीक है, तो सही ऊर्जा हो जाएगा 27 जूल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 × 10 के पावर -3 मीटर है। तो इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा? एफ का सूत्र लगाना है और यहाँ बल का जो मान हो जाएगा एफ बराबर EQ से निकालेंगे और यहाँ आपको Q का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। इसके बाद 4 × 10 के पावर, ये आपका आंसर EQ की सहायता से निकाल लेंगे। 4 × 10 के पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 × 10 के पावर -12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को अगर खींचकर दुगनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध का मान जो है वो कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ओम। क्योंकि देखिए, प्रतिरोधों को नया प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है N² × R होता है। ठीक है, तो 1 ओम प्रतिरोध दिया है और दुगुना करना है तो 2 का स्क्वायर करना होगा। 2 दूनी के 4 × 1 यानी कि 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। स्थिर विभवांतर यानी विभवांतर का मान अगर स्थिर रहे तो विद्युत परिपथ का प्रतिरोध अगर आधा कर दिया जाता है तो ऊष्मा का मान कितना होगा? अगर विभवांतर का मान स्थिर रहे और प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाता है तो ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए है आधा, दुगुना, चौगुना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना। ऑप्शन नंबर बी, दुगुना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? कौन इसमें से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? वाट या एम्पियर वोल्ट या एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम। ठीक है, और एक और ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन है जो विद्युत शक्ति। तो एम्पियर स्क्वायर बटा में ओम जो है यही विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर बटा में ओम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25वें नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होगा यदि उसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धियाँ है। आवेशवाहक इसमें दिया गया है किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होगा यदि मिलाई जाने वाली अशुद्धियाँ होगी। आवेशवाहक उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो मिलाई जाने वाली अशुद्धियाँ क्या होगी? ठीक है, तो मिलाई जाने वाली अशुद्धियाँ का जो मान होगा पंच संयोजी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पंच संयोजी अशुद्धियाँ होगी। ऑप्शन नंबर डी। और वहीं अगर होल, कोटर या वीवर छिद्र रहते हैं तो उस स्थिति में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पंच संयोजी अशुद्धियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। दो सेलों जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई, दो सेल, क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 26। दो सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध r है, प्रतिरोध R के सिरों के बीच समानांतर क्रम में जोड़ी गई है तो उनकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा R बराबर r/2, R बराबर r/2 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्म भाग। कौन सा? प्रकाश तरंग नहीं होगा, रेडियो तरंगे नहीं होगा, गामा नहीं, सूक्ष्म तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? सूक्ष्म तरंगे होती है। उपग्रह संचार में चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग? तो सूक्ष्म तरंग भाग प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होगा, न्यूटन होगा, फैराड होगा या एम्पियर? विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक फैराड होता है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा होता है, क्योंकि क्रांतिक कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण सी होता है, सी बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा करेंगे तो 1/sin बराबर कोसेक होता है, 1/sin बराबर क्या हो जाता है? कोसेक। तो ये आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? विभव मापी से। कि वोल्टा मापी, धारा मापी, धारा मापी की गैल्वेनोमीटर की किससे? तो विभव मापी से। सेल का विद्युत वाहक बल ऑप्शन नंबर डी, विभव मापी। क्वेश्चन नंबर 31 है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? फ्लेमिंग, एम्पियर, ओरास्टेड या फैराडे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज है वो ओरास्टेड ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय प्रेरण का बीमा क्या होगा? तो चुंबकीय प्रेरण का जो बीमा होता है वो ml⁻0 T⁻⁻2 और ए लिखिए या I A⁻−1 होता है। ठीक, तो यही सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? वेग और तरंगदैर्ध्य में, केवल तरंगदैर्ध्य में, केवल वेग में या आवृत्ति में? तो इसमें कहेंगे वेग और तरंगदैर्ध्य दोनों में परिवर्तन होता है। वेग और तरंगदैर्ध्य दोनों में परिवर्तन होता है। अगर यही पूछा गया रहता है किस में परिवर्तन नहीं होता तो कहते हैं हम कि आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक ना, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सारे में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आप ये बताएं कि जब ए मीटर को संटित किया जाता है तो उसकी माप क्या होगी? कम हो जाएगा या बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है या कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? आवेश का, लेंज का नियम किसके सिद्धांत पर है? आवेश, धारा, ऊर्जा या संवेग? लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। डायनेमो के कार्य सिद्धांत को बताएं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 में। एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता का मान क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युतवाहक बल के बीच कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो cos फाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 नंबर बिल्कुल क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान 0 होने की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 100 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करती है, डीसी को एसी में, या वोल्टता को बढ़ाने घटाने का काम करती है, डीसी वोल्टता को। या दिया है चौथा ऑप्शन दिया है
AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के काम करती है। ट्रांसफार्मर किसका काम करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। AC वोल्टता को ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है आपके, क्वेश्चन नंबर 42। प्रेरकत्व का बीमा क्या होगा? ठीक है, तो प्रेरकत्व का जो बीमीय सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ml² T⁻² A⁻² होता है, क्योंकि प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है और वहाँ से आपको निकालना है K बराबर वो सूत्र होता है K बराबर 5/I, K बराबर 5/I, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाता है ml² T⁻², ml² T⁻² होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो गया। तो इतना ही आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। फिर मिलते हैं किसी विशेष वीडियो में, एक नए वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे जीरो फिजिक्स चैनल को, और इसको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।